गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें देखिए 3 टाइप की एप्लीकेशन अपन को पढ़नी है। पहली एप्लीकेशन है सेलेक्टिंग मेटल रोप्स यूज इन क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड। यानी कि जो क्रेन आप जानते हैं जिससे अपन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या लोड किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, या कोई ऐसा बड़ा भारी मटेरियल हो जैसे मार्बल के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, या कोई गाड़ी है जैसे कोई खाई में गाड़ी गिर गई तो वहाँ से उसको उठाना है, सभी चीज़ें है ना। किसी भी हेवी लोड को लिफ्ट करने के लिए क्रेन यूज़ करते हैं हम। तो क्रेन के अंदर क्या होता है, क्रेन में मेटेलिक रोप होती है, मेटल रोप होती है, और उससे अपन किसी भी चीज़ को उठाया जाता है। तो वो रोप जो होती है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, वो रोप कितनी मोटी होनी चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करता है, इलास्टिसिटी उस मटेरियल की। ठीक है, अगर रोप उस हिसाब से नहीं होगी तो या तो रोप टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जैसे रबर को आप ज़्यादा खींचोगे तो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और साथ में वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। ऐसे ही रोप में भी होता है, मेटल रोप में भी, है ना। तो वो भी हम देखेंगे। दूसरा है, आपने गर्डर्स देखे होंगे, घरों में गर्डर्स होते हैं ना, अपने जो घर बनाते हैं उसमें। तो गर्डर की साइज़ क्या होती है, हमेशा आई शेप में होती है। आई शेप में क्यों रखते हैं, ये भी इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ है। और थर्ड एप्लीकेशन है, जितने भी पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के अंदर भी क्या होता है, उनकी पहाड़ बनते किससे, ये भी चट्टानों से बनते हैं, रॉक से बनते हैं ना। तो पहाड़ों की जो साइज़ होती है या हाइट होती है जो, वो भी हम इससे एस्टिमेट करते हैं कि कितनी हाइट होगी। इसमें भी इलास्टिसिटी का बड़ा रोल है। ओके, तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, आज बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन बारे में बात करते हैं, इन मेटल रोप ऑफ क्रेन, यानी कि इन सेलेक्टिंग द मेटल रोप ऑफ क्रेन। जैसे कोई क्रेन है, ठीक है, उस क्रेन को मान लो कि लोड जो उठाना है वो मान लो वो है लगभग 10⁴, यानी कि 10 टन्स, 10 टन्स, यानी कि कितना हो गया ये, इसको कह सकते हैं दैट इज़ 10⁴ किलोग्राम। ठीक है, तो सेफ्टी पर्पस के लिए क्या करते हैं हम, 10 सेफ्टी फैक्टर को 10 लेके चलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा 10 लेते हैं इसमें, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। कभी किसी अचानक कुछ ऐसा कोई ब्रेक हो जाए रोप और पूरी क्रेन टूट जाए, गिर जाए, ऐसा कभी भी हादसा होता है, वैसे न्यूज़ में आप देखते होंगे। तो उस सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रख के एक्स्ट्रा 10 इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। इसलिए टोटल जो मास हो जाता है वो कितना हो जाता है, 10⁴ इंटू 10, ऐसा करेंगे सेफ्टी फैक्टर के लिए, तो ये हो जाएगा 10⁵ किलोग्राम। ओके, अब हमको क्या निकालना है, हमको उस रोप का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो उसके लिए हम स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, आपको पता है, आपने पढ़ लिया है, एफ अपॉन ए होता है। ओके, अब एफ अपॉन ए यानी कि एफ क्या होता है, एफ इजिकल टू एम जी ना, फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, एफ इजिकल टू एम ए बोलते हैं हम। तो एम इंटू जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्ट्रेस इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इजिकल टू हो जाएगा एफ अपॉन ए इजिकल टू एफ का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम इंटू जी, जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पाई आर स्क्वायर, एरिया मतलब पाई स्क्वायर। क्यों लिया, क्योंकि वायर होता है वो गोल होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर है उस वायर की रेडियस होगी, तो एम जी अपन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एम जी अपन, तो एम क्या आ जाएगा, एम अभी अपने 10⁵ निकला, 5 रखा था, ये हमारी रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से अपन ने मास ली है। 10⁵ इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना, 9.8, जी की वैल्यू स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है वो, अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब इनको अपन सोल्व करेंगे और हम क्या निकालेंगे, हमको निकालना है यहाँ पर, अब जैसे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस हमको ऑलरेडी पता है कि हमको कितना स्ट्रेस इसको वो आने वाला है इसके ऊपर, उस हिसाब से। तो देखिए, स्ट्रेस इजिकल टू जो हमारा फॉर्मूला है उसको अपन यूज़ करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
इसको अगर हम सोल्व करें तो पाई की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है, 22/7 है ना, तो वो यूज़ कर लेंगे और इससे हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हमको आर की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए जो हमारी रोप है, रोप जो है वो स्टील की बनी हुई है और स्टील का जो इलास्टिक लिमिट होता है वो लगभग होता है हमारा, इलास्टिक लिमिट अगर बात करें हम तो वो होता है 30×10⁻⁷ इलास्टिक लिमिट यानी कि स्ट्रेस लिमिट। ठीक है, तो अगर इसको इस फॉर्मूले में रखें हम, स्ट्रेस का फॉर्मूला था, स्ट्रेस की वैल्यू हमने ये रख ली और ये पूरा ये आ गया, तो इसको इक्वल करेंगे हम। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना है स्टील की रोप के लिए स्ट्रेस इतना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इक्वल टू कर दिया हमने और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ये पूरा mg अपॉन ये पूरा हमने जो पूरा बनाया है वो, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁵ × 9.8 अपॉन πr²। ओके, इजिकल टू हो जाएगा 30×10⁻⁷। यानी कि ये पूरा स्ट्रेस का ही फॉर्मूला है और स्ट्रेस की वैल्यू किसके लिए, ये स्टील के लिए, क्योंकि जो रोप है, क्रेन की जो रोप है जिससे सामान ऊंचा करते हैं हम, लोड उठाते हैं, वो स्टील की होती है, तो ये स्टील के लिए आ गया। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया हमने और उसके बाद हम इस पूरे जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, क्योंकि पाई की वैल्यू मालूम है हमको आर निकालना है, तो हम आर निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.032 मीटर। ओके, इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दे क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में आएगा 3.2 सेंटीमीटर, ये उस वायर की रेडियस है। ठीक है, अब हमको आर की रेडियस पता लग गई, वायर की रेडियस पता लग गई हमको, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इतने ये जो रेडियस है, अगर हम देखें, अगर इसको हमको जो रोप बनानी है, अगर 3.2 सेंटीमीटर है तो इतनी ही रेडियस की अगर हम छोटे छोटे वायर ले लें और उनको आपस में जोड़ के अगर एक रोप बनाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से भी इजीली बन जाएगा वो। दूसरी बात, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगी, उसकी मजबूती ज़्यादा होती है। जब हम अलग अलग पतले पतले वायर लेके एक रोड बनाते हैं, एक रोप बनाते हैं, तो इसके अगर हम ऐसा करें कि अगर 3.2 की एक सिंगल रोड बनाएंगे तो वो कभी भी टूट सकती है, इसलिए वो टूटे नहीं। तो मजबूती के लिए भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पतले पतली रोप स्टील की सब मिला के एक रोप बनाते हैं हम, इसलिए। और वो होनी कितनी चाहिए, वो 3.2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ओके, तो ये हमको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि वो रोप जो है वो एक तो मजबूत हो जाएगी, दूसरा उसको बनाने में भी बहुत आसानी होती है और फ्लेक्सिबल भी रहेगी रोप, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट वायर्स से टोटल मिला के 3.2 सेंटीमीटर की बनी हुई रोप है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी रस्सियाँ आती है, मोटी रस्सियाँ, तो पतली पतली रस्सियों से मिलके बनती है, नायलॉन की भी होती है, सुतली की रस्सी आती है ना। तो वो सब यही कारण है उनका कि वो मजबूत रहे, फ्लेक्सिबल रहे और मजबूत रहे, इसीलिए ऐसा करते हैं, मुड़ सकती है आराम से। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, जो गर्डर होते हैं, जैसे हमारे ब्रिज बनते हैं, ब्रिज, तो वो गर्डर की जो शेप होती है वो आई शेप होती है। कैसी होती है, आई शेप। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले डायग्राम को समझे आप, कि एक सिंपल एक गडर है, ठीक है, और वो गडर जो होता है वो आप जानते हो सीमेंट का या ऐसा कोई ना कोई गडर होता है, ठीक है। अब उसकी जो डेप्थ होती है वो डी होती है। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत सारा ट्रैफिक उसके ऊपर से गुजरता है तो कुछ समय बाद वो झुक जाता है। वो जो झुकता है उसको हम कहते हैं कि जो गडर है वो क्या, वो एक सीमेंट का बार है ये, तो वो डिप्रेस हो जाता है। इसको डेल से रिप्रेजेंट किया है, डेल से डिप्रेस यानी कि झुक जाएगा ऐसे, जैसे झूला होता है वैसे। ओके, उसकी ब्रीथ कितनी होती है, बी, उसकी डेप्थ कितनी, डी लिखा हुआ है, और बीच में क्या है, तो ये हमने लोड लगाया है, इसको कहते हैं लोड, वजन। यानी क्यों, ऐसे क्यों, समझने के लिए लगाया है। जब गाड़ियाँ गुजरती हैं ब्रिज के ऊपर से तो वो गडर के ऊपर से ही गुजरती है। ओके, तो वो गडर जो होता है वो क्या करता है, लोड सहन करता है गाड़ियों का, तो वही लोड डब्ल्यू है, ठीक है। तो हमने समझने के लिए इसको डब्ल्यू ले लिया, और इस गडर की लेंथ कितनी, एल है। तो जो डिप्रेस होता है, ये झुक जाता है जिस तरह झूले के जैसे जो डिप्रेशन हुआ है ये
पहले सीधा था, फिर थोड़ा सा झुक गया बीच में से, पूरा ऐसे स्लोप टाइप हो गया। तो ये जो हुआ है उसका अमाउंट यानी कि डेल जो है डिप्रेशन का अमाउंट कितना होता है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिप्रेशन, अमाउंट ऑफ डिप्रेशन इज गिवन बाय WL³ अपॉन 4YBD³। ठीक है, डी तो डेप्थ है, ब्रिथ बी हो ब्रिथ हो गया है, वाई है वो यंग मॉड्यूलस है, डब्ल्यू है वो लोड है जो वजन उस पर गिर रहा है, जो सहन कर रहा है वो, एल है वो लेंथ ऑफ गर्डर। ठीक है, तो ये झुक जाता है और झुकने से क्या होता है कि अगर और ज़्यादा झुकता गया तो ये क्या हो जाएगा, एक समय बाद क्या हो जाएगा, बेंड, यानी कि वो ब्रिज टूट सकता है या ये गर्डर टूट सकता है। तो इससे बचने के लिए ये जो प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं, जो डिप्रेशन आता है, जो झुका हुआ जाता है स्लोप टाइप गर्डर में, उसी को हम कहते हैं बकलिंग। क्या बोलते हैं, BUCKLING, बकलिंग कहते हैं इसको। ठीक है, जो ये हमारा डिप्रेशन आता है, डिप्रेस जो होता है वो, पहले गटर ऐसा था, सिंपल सीमेंट का जो गटर होता है या जो भी लोहे का जैसा भी होता है, गटर इस तरह से होता है। लेकिन ट्रैफिक के गुजरने पर या वजन पड़ने पर, जैसे वजन बीच में वजन पड़ा W, तो ये ऐसे हो जाएगा फिर, और धीरे धीरे ऐसे होता गया तो कुछ सालों में ही क्या हो जाएगा, बीच में से ब्रेक टूट जाएगा और हादसा हो जाएगा। तो ये चीज़ों से बचने के लिए ये जो प्रॉब्लम होती है इसको ही कहते हैं हम बकलिंग। और इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला है हमको क्या करना है, इसको कम करना है। इसको कम करने के लिए जो नीचे की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 4YBD, इन तीनों में से किसी को बढ़ाएंगे तो ये डेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नीचे की जो चीज़ें हैं YBD, इसका और डेल यानी कि डिप्रेशन का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, उल्टा रिलेशन है, यानी कि नीचे वाले अगर बढ़ जाएंगे तो डेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपोजिट, ये कम होंगे तो वो बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो वो कम हो जाएगा। तो इसलिए, और हमको अगर डेल को कम ही करना है, डेल कम करना है, सीधी सी बात है, क्योंकि हमको ब्रिज में जो भी हमने गटर लगाया उस गटर में हमको ऐसे झुकाव नहीं चाहिए, हमको तो स्ट्रेट चाहिए। इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिप्रेशन है इसी को डेल कहते हैं, और इसको कम करना है। कम कैसे होगा, ये नीचे वालों में से किसी को, नीचे वाले जो हैं पैरामीटर उनमें से किसी को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो किसको बढ़ाना बेहतर रहेगा, अगर हम डी को बढ़ाते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा। क्यों, क्योंकि D³ है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा वो, D⁻3। तो हमारे लिए सूटेबल कौन सा रहेगा, D⁻3। इसको अगर बढ़ा दिया हमने, इंक्रीज कर दिया, तो डेल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। डी नीचे है, डेल ऊपर है। ओके, इसलिए हम डी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और डी को बढ़ाने से डेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शायद आप समझ रहे होंगे ये किस तरह से है। तो ये होने के बाद ओके, अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस में आती है, जो सिंगल जो बार है उसमें आती है। ठीक है, दूसरा इसमें बहुत सारे कारण भी हैं, जैसे ये जो हमारा गर्डर है उसका वजन होता है, उसके वजन की वजह से, यानी कि उसका वेट, खुद का भी तो वेट होगा, उस वेट की वजह से भी क्या होता है, वो क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। उसके बाद वेट आ गया उसका, उसके बाद उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए इसके अंदर, जैसे ये हमने फर्स्ट गडर तो ऐसा पढ़ा था, सिंपल गडर पढ़ा था, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं, ये शेप ज़्यादा यूज़फुल नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसी शेप यूज़ करते हैं तो थोड़े समय बाद क्या हो जाता है, वो बकलिंग टाइप, बकलिंग यानी कि इस तरह से हो जाता है, वो झुक जाता है ये ऐसे। तो ऐसा होने से बाद, ऐसा हो गया यानी कि कुछ सालों में क्या हो जाएगा, वो टूट सकता है, तो खतरा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमको देखो, हमने डेप्थ बढ़ाना है हमको, तो हमने क्या कर दिया, उसको आई शेप दे दिया। तो सबसे बेटर क्या होता है ऑप्शन, आई शेप देना, ऐसा। तो आपने देखा होगा जितने भी गटर यूज़ करते हैं घरों में भी, पुराने घरों में भी गटर यूज़ करते थे, लोहे के गटर होते हैं छत पे, है ना, छत के अंदर आपने देखा होगा, अंदर से दिखता है, घर की छत देखना आप अंदर से, तो इस तरह के लोहे के गटर होते हैं। वो आई शेप में इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी डेप्थ, ये डेप्थ है, डेप्थ भी बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ और यहाँ मटेरियल की ज़रूरत नहीं हुई, हमको ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हमने वजन को सहन करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा दिया, क्योंकि हमने आई बना दिया, तो ये और ये सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जितना भी वजन का जो प्रेशर आ रहा है वो सब ये
ये सरफेस आराम से इजीली क्या करती है, बेयर कर लेती है, सहन कर लेती है, और यहाँ पर हमको कोई मटेरियल नहीं भरना पड़ा, तो उतना खर्चा हमारा बच गया। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, इससे हमको एडवांटेज भी है, और हम उसको सिक्योर भी रख सकते हैं गडर को। नहीं तो क्या होगा, गडर टूट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में गडर क्या बेंड नहीं होगा फिर, क्योंकि पूरा वजन क्या है वो इस पे, इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे आएगा, और ये सहन कर लेगा। इस वजह से सालों साल हमारी छत के अंदर जो भी गटर हम लगाते हैं लोहे का, वो इजीली टिका रहता है, जल्दी टूटता नहीं है, ना ही कोई हादसा होता है किसी घरों में। ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है, इसलिए कारण यही है कि अभी हम जो पढ़ रहे थे कि वाई आर गर्डर्स गिवन आई शेप। तो आई शेप देने का कारण यही था कि इनकी डेप्थ बढ़ जाए। डेप्थ बढ़ गई देखो, ठीक है, डेप्थ बढ़ गई है तो डेल कम हो जाएगा, तो डिप्रेशन कम हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा तो ये आई जो है, आई शेप का जो गडर है वो मुड़ेगा नहीं, इस तरह से नहीं मुड़ेगा, और ये शेप तो बिल्कुल काम की नहीं है। ठीक है। देखिए थर्ड एप्लीकेशन जो बाकी थी वो भी देख लेते हैं हम। इन एस्टिमेशन ऑफ हाइट ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो पहाड़ होते हैं उनकी हाइट को का अनुमान लगाने के लिए। अब अनुमान कैसे लगता है, देखिए क्या होता है, जो देखो पहाड़ बनते किससे हैं, चट्टानों से, यानी कि रॉक से बनते हैं। तो पहाड़ों के अंदर शेप आपने देखा होगा, जनरली शेप, पहाड़ों का शेप इस तरह से होता है। छोटे जब छोटे होंगे तो आपने बहुत सारे पहाड़ बनाए होंगे ऐसे ऐसे, जब आप ड्राइंग के सब्जेक्ट में ड्राइंग करते होंगे तब। ठीक है। तो इस तरह के पहाड़, तो ये क्या शो करता है, कुछ पहाड़ ऐसे इस तरह से भी होते हैं, कुछ बिल्कुल इस तरह से भी, हर टाइप के पहाड़, पर शेप जनरली इस तरह का ही होता है, उल्टा यू या उल्टा वी के जैसा। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण है। अभी जो पहाड़ है या माउंटेन्स हैं, ये अलग अलग किससे बनते हैं, रॉक्स से बनते हैं, इनके अंदर रॉक्स होती है बहुत सारी, चट्टानों से बनते हैं ये पहाड़। ठीक है। और तो क्या होगा इसके अंदर, इस तरह से अंदर चट्टानें होती है। होता क्या है कि आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था, कि एक सिंपल एक इतना मोटा रबड़ है, रबर समझ है, रबर जिसमें इलास्टिसिटी या रबर है। इस रबर को मैं नीचे की तरफ खींचूं, यानी कि ऐसे खींचूं, तो ये रबर पतला हो जाएगा कि मोटा मोटा ही रहेगा। मैं नीचे की तरफ खींचूंगा यानी कि स्ट्रेस दूंगा इस रबर को, तो ये जो रबर है वो पतला हो जाएगा, यानी कि और थोड़ा पतला हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा साथ में, क्योंकि मैंने इसको खींचा तो रबर पतला हो गया और लंबा हो गया खींचने पर। ठीक है। उसका मतलब खींचने पर, यानी कि स्ट्रेस जब हम बढ़ाते हैं तो जो फैलने वाला जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि रबर जो फैला हुआ था इस तरीके से, वो थोड़ा कम फैल रहा है अब, है ना। तो ये चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों में भी क्या होता है कि इनकी जो रॉक्स होती है, टॉप से लेके बॉटम तक, नीचे तक, इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर स्ट्रेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से ऊपर का पार्ट इस तरह से होता है, कम फैला हुआ होता है। पर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, स्ट्रेस क्या होता जाता है, स्ट्रेस कम होता जाता है। और जब स्ट्रेस कम होता जाता है तो उनका जो फैलाव, यानी कि फैलने का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। देखो ये पहाड़ नीचे से फैल रहा है, यानी कि बेस या बॉटम साइड में पहाड़ बहुत चौड़ा हो गया है, लेकिन ऊपर क्या है, कम चौड़ा है, लेकिन नीचे कितना है, ज़्यादा है, चौड़ा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें जो स्ट्रेस लगता है वो शियर स्ट्रेस लगता है। कौन सा लगता है, शियर स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि ये बाहर की तरफ इस तरह से लगता है, इनकी जो रॉक्स होती है, रॉक्स से जो स्ट्रेस लगता है वो इस तरह से लगता है। शियर स्ट्रेस का मतलब आपने पढ़ा था पहले, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टच करके निकलने वाला स्ट्रेस या फोर्स पर यूनिट एरिया, इस तरह से स्ट्रेस लगता है। जब पहाड़ों पे की चट्टानों पे जो या रॉक्स पे जो स्ट्रेस लगता है वो टेंजेंशियल होता है या शियर स्ट्रेस होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टॉप साइड में स्ट्रेस कम होता है, इस वजह से उसकी शेप क्या होती है या उसका एरिया होता है वो कम होता है। और जब हम डाउनवर्ड साइड नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उसका स्ट्रेस कम होता जाता है, और माउंटेन की जो साइड्स होती हैं फ्री होती है फैलने के लिए, तो वो फैलती जाती है और पहाड़ इस तरह का शेप ले लेते हैं, माउंटेन्स इस तरह का शेप ले लेते हैं। तो ये जो हम समझ रहे हैं ये इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ ही कंसेप्ट है, स्ट्रेस से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। ओके। और इसमें हम जो देख रहे हैं कि इन एस्टिमेशन ऑफ हाइट ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों की हाइट कितनी हो सकती है उसका अनुमान लगाने के लिए,
तो इसमें इस टॉपिक में हमको ये देखना होगा कि कोई भी माउंटेन होता है, हाईएस्ट हाइट उसकी कितनी हो सकती है, तो वो भी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। जनरली हम देखें अगर तो किसी भी माउंटेन की अगर हम हाइट निकालना चाहें तो उसके लिए हम जैसे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस का फॉर्मूला हम यूज़ करें। स्ट्रेस का अगर फॉर्मूला यूज़ करें तो मैक्सिमम जो इलास्टिसिटी होती है किसी भी रॉक चट्टान की, टिपिकल इलास्टिसिटी है ना, वो इलास्टिक लिमिट जो होती है उसको हम नियरली जो यूज़ करते हैं वो है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा स्ट्रेस की वैल्यू एक तरह से, यानी कि इलास्टिसिटी की वैल्यू भी कह सकते हो आप। ओके, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास फॉर्मूला है एच मैक्सिमम हाइट किसी माउंटेन की कितनी होती है, एच रो इंटू जी। एच रो जी, एच हाइट, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट कितनी है, 3 × 10⁸ ऊपर मैंने लिखा है, ये रहा। ठीक है, ये मैंने लिखा है, ये होनी चाहिए। ठीक है, अब हमको तो हाइट निकालनी है, हाइट ये नहीं, मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमको। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच मैक्स यानी कि इसको लेफ्ट साइड रहने देंगे। मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स का मतलब है उस माउंटेन की या पहाड़ की मैक्सिमम हाइट, और रो और जी जो है वो ट्रांसफर होकर राइट हैंड साइड में नीचे आ जाएंगे। ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अब हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो रो और जी की वैल्यू क्या है, तो जी की वैल्यू आपको पता है और रो की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले वाला इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये तो ऊपर लिखा हुआ था। डेंसिटी जो होती है, जनरली जो डेंसिटी थी रॉक की, वो अनुमान के आधार पर अपन जो यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं 3 × 10⁻³ और जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, ये स्मॉल जी होता है ना, आपने पढ़ा हुआ है, उसकी वैल्यू 9.8 होती है। ओके, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो हमको मैक्सिमम हाइट की वैल्यू मिल जाएगी, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू कितनी मिल जाएगी, ये आ जाएगा 10,000 मीटर। ये सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगी, इसको कहते हैं हम 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर, यानी कि किसी भी माउंटेन की जो हाईएस्ट हाइट होती है वो कितनी हो सकती है, 10 किलोमीटर। उसके बाद अगर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी माउंटेन की हाइट इससे ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। इस वजह से माउंटेन की रॉक जो है वो ठहर नहीं पाएगी, यानी कि जिसे इस तरह से जो है ये इससे ऊपर रॉक जा ही नहीं पाएगी, फ्लो के नीचे आ जाएगी, यानी कि इससे ऊंची हाइट हो ही नहीं सकती, ऊपर टिक ही नहीं पाएगी रॉक, और माउंटेन ऊंचा हो नहीं पाएगा। उसका मतलब मैक्सिमम हाइट किसी माउंटेन की अगर हो सकती है अर्थ पे तो वो है 10 किलोमीटर। जनरली देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट जो है ना, तो ये नियरली हाइट किसकी, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसकी लगभग हाइट जो है वो 10 किलोमीटर के आसपास होती है, वही हाइट है ये, इससे ज़्यादा हाइट हो नहीं सकती। तो ये हमारा मेन कारण है। ओके, थैंक यू वेरी मच।